हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट। एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं बच्चा लोग मेरे, और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब कुछ के साथ कंप्रोमाइज कर लीजिएगा बेटा, लेकिन पढ़ाई के साथ तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अब की बार तो जिद भी बना हुआ है ना, आपका सिलेक्शन लेने का और हमारा सिलेक्शन दिलवाने का। और इसी बात को लेकर आज हम लोग एक प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। हिंदी भाषा जो है पेपर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर के जानते हैं बहुत सारी खास बात होती है, जैसे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से आपकी तैयारी हो रही है, किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक वाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बता भी दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो को शेयर भी जरूर से जरूर आप सभी करिएगा, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। और दूसरी चीज है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि मॉर्निंग में आप सभी की करंट अफेयर की भी क्लासेस चलती है। 9:30 बजे आपकी थ्योरी की क्लास और मॉर्निंग में आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है। ठीक है ना, तो आप सभी करंट अफेयर की भी डेली जो है नोट्स वोट्स बनाते चलिएगा। बाकी जो पीडीएफ है वो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको नोट्स जो भी है, जो भी आपको पीडीएफ है, सब कुछ वहाँ पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे भाई चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे वीडियो का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया है, पूछा गया है कि भैया चंदायन के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कुतुबन है, मंझन है, या फिर मुल्ला दाऊद है? चंदायन के रचयिता पूछा गया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंदायन के अगर हम रचयिता की बात करते हैं तो बिल्कुल सही इसका राइट आंसर क्या है? मुल्ला दाऊद है। ठीक है, और मुल्ला दाऊद की अगर हम बात करते हैं ना, तो जो है इनको क्या है, इनको जो है प्रथम सूफी काव्य कहा गया था, कि ये भाई प्रथम जो है वो सूफी काव्य धारा का जो है कवि है ये। और इनका जो ये ग्रंथ है इसको क्या कहा गया था? प्रथम जो है सूफी काव्य धारा का ग्रंथ माना गया था। और किसने इसे प्रथम ग्रंथ माना था सूफी काव्य धारा का? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे प्रथम सूफी ग्रंथ माना था, और मुल्ला दाऊद को क्या माना था? प्रथम सूफी काव्य माना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए एक बात और याद रखिएगा इससे रिलेटेड, जो चंदायन है ना, इसको जो है पूर्व भारत में एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ पूर्व भारत में जाना जाता है, क्या कहा जाता है इसको? लोर कथा कहा जाता है। यानी कि बच्चा कभी भी अगर आपको चंदायन ना लिख के लोर कथा लिख के दे तो हैरान परेशान मत हो जाइएगा, इसी को ही, आपके चंदायन को ही क्या कहा जाता है? लोर कथा कहा जाता है। और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में याद रखिएगा, इनकी एक रचना बहुत फेमस है, पद्मावत। ठीक है, आप सभी को पता है पद्मावत कितने खंडों में विभाजित है? 57 खंडों में विभाजित है। और एक खास बात और पद्मावत से आप सभी याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे? इसको सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, और कभी भी आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाकाव्य पद्मावत को कहा किसने था, तो किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। डन, समझ में आया? सारी बातें क्लियर हो रही है। और कुतुबन की रचना की अगर हम बात करते हैं तो कुतुबन की रचना का नाम क्या है? मृगावती। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका मृगावती नाम है, और इसमें एक राजकुमार और मृगावती के प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। 1503 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। और मंझन की अगर हम बात करते हैं तो मंझन की रचना का नाम क्या है? बताइए भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमालती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। सिर्फ हमें एक प्रश्न नहीं करना, हमें एक प्रश्न से बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। और जो है मधुमालती में क्या है? राजकुमार मनोहर और मधुमालती के प्रेम कथा का क्या किया गया है? वर्णन किया गया। तो देन सभी को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा शांत प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या फिर सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर? ये भी बहुत इजी सा प्रश्न है, आप सभी का फेवरेट वाला प्रश्न भी है ये। सभी लोग बताएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। यस, इसका राइट आंसर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही आपके द्विवेदी युग का क्या हुआ था? नामकरण हुआ था। और एक बात याद रखिएगा, द्विवेदी युग को हम लोग क्या कहते हैं? जागरण सुधार काल कहते हैं। बहुत पूछा जाता है
कि जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है, तो द्विवेदी युग को कहा जाता है। और किसने इन्हें जागरण सुधार काल बोला था, तो डॉक्टर नगेंद्र ने बोला था। याद रखिएगा बेटा, डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल। और हिंदी काव्य की नई धारा, ठीक है, हिंदी काव्य की नई धारा का युग भी इसे कहा जाता है। और किसने कहा था इसे मतलब हिंदी काव्य की नई धारा का युग, तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। डन, सभी को क्लियर तो हो रहा है ना बेटा? कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप सभी जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा। और याद रखिएगा कि इसी युग में आपकी सरस्वती, द्विवेदी युग में एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, सरस्वती पत्रिका। बहुत ज्यादा ये भी पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, या फिर किसने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था। सरस्वती पत्रिका के बारे में याद रखिएगा कि इसे जो है 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के, ये भी प्रीवियस ईयर में आया है, शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा जाता है, प्रारंभिक काल का विश्वकोश, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए किसने कहा सरस्वती पत्रिका को जो है 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश, तो किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। डन, सभी को क्लियर हुआ सारी बातें? जिसको भी जहां पे बेटा कंफ्यूजन होगा आप सभी पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज हमें नहीं समझ में आया है, ताकि आपके जो भी डाउट रहे उनको हम अच्छे से क्लियर कर सकें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। छायावाद प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी, सुमित्रा नंदन पंत की कविता में दिखाई पड़ी, मुकुटधर पांडे की रचना में दिखाई पड़ी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना में, या फिर श्रीधर पाठक के? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। हाँ देखिए, इसका राइट आंसर क्या है, ये सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता थी उसमें जो है ये दिखाई पड़ी थी। लेकिन कभी भी अगर आपसे पता है पूछा जाए कि जो है छायावाद की प्रथम रचना, कभी भी अगर आपसे पूछ तो क्या बताएंगे? बताइए बेटा जल्दी से। छायावाद की यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रथम रचना कौन सी है, तो क्या बताएंगे? सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये तो मैंने बताया भी है, आप सभी को पढ़ाया भी है, झरना। झरना ही तो प्रथम रचना है। और झरना इसका कब हुआ था, ये कब आया था, तो 1918 ईस्वी में आया था। और किसकी है ये पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की है। और एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाता है कि इस युग को छायावाद नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, ठीक है, छायावाद नाम किसने दिया था, अगर ये पूछा जाएगा तो याद रखिएगा मुकुटधर पांडे ने दिया था। किसने दिया था बेटा छायावाद नाम? मुकुटधर पांडे ने छायावाद क्या दिया था, इसको नाम दिया था। डन सभी को। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, ये जो क्या है, ये जो आपका झरना है, ठीक है, इसे क्या है, इसे जो है छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ये भी बात याद रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो भी बेटा याद रखिएगा कि झरना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? लेकिन सुमित्रा नंदन की जो प्रथम रचना है, नाम क्या है जिसको छायावाद प्रवृत्ति जिसमें दिखाई पड़ी थी, तो याद रखिएगा इनकी प्रथम रचना थी जिसका नाम था उच्छ्वास। क्या था? उच्छ्वास, जो कि कब प्रकाशित हुआ था, 1920 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। इसी में ही छायावाद प्रवृत्ति जो है वो जो है दिखी थी। डन सभी को? डन मतलब, और ये छायावाद नाम जो इन्होंने दिया था, यानी कि अगर कभी भी आपसे प्रवर्तक भी पूछ लेगा बेटा ना कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तब भी इन्हीं का नाम बताएंगे। सारे पॉइंट सभी के क्लियर हो रहे हैं ना? और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, छायावाद का चार स्तंभ किसी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है बताइए जल्दी से, जिसको डॉक्टर कृष्णदेव जी ने बोला था। डॉक्टर कृष्णदेव किसे कहा जाता है, बताते चलिए आप सभी। डॉक्टर कृष्णदेव ने जयशंकर प्रसाद जी को, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जिनको वो ब्रह्मा का स्वरूप कहते थे कि ये ब्रह्मा है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को जिन्हें वो विष्णु का स्वरूप कहते थे। विष्णु का स्वरूप किसको कहते थे? सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते थे। सुमित्रा नंदन पंत जी को ये विष्णु का स्वरूप कहते थे। निराला जी को ये रुद्र का स्वरूप बोलते थे, ठीक है, और महादेवी जी को ये शक्ति का स्वरूप बोलते थे कि यही चार स्तंभ हैं जो कि छायावादी के महल को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि छायावाद के चार स्तंभ कौन हैं, तो यही हैं चार लोग। और किसने बोला था ये बात, तो डॉक्टर कृष्ण देव जी ने बोला था। डन सभी को?
क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कविताओं का संग्रह का सही नाम क्या था? प्रथम तार सप्तक, पहला तार सप्तक या तार सप्तक? आप सभी को बताना है कि कौन सा जो है आपका सही है। कविताओं का जो संग्रह माना जाता है, किसे माना जाता है? यहाँ पे देखिए, जो है आपका क्या, ये तार सप्तक था ना, ये वाला तार सप्तक, ये तो तार सप्तक वैसे ही गलत हुआ है आपका। पहला नहीं, प्रथम तार सप्तक द्वितीय तार सप्तक के रूप में था, और फिर भी इसमें पहला ये दोनों थे ही नहीं। तार सप्तक को ही तो कविता का संग्रह का सही नाम दिया गया था, जो कि जो है, अगर हम बात करते हैं इसके प्रवर्तक, मतलब क्या कहा गया था, ये प्रयोगवाद के युग में आया था। किस युग में आया था तार सप्तक? तो प्रयोगवाद युग में आया था। ठीक है। और इसके प्रवर्तक की बात करेंगे तो इसके प्रवर्तक कौन माना जाता है? अज्ञेय को माना जाता है। लेकिन कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि तार सप्तक की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी, ठीक है, तार सप्तक की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी सर्वप्रथम? तो प्रभाकर माचवे ने की थी। किसने की थी? प्रभाकर माचवे ने सर्वप्रथम जो है इसकी विचारधारा को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ठीक है। और इसमें क्या था तार सप्तम में, कि एक ही विचारधारा वाले 7 कवियों का समूह, यानी कि जैसे हमारे विचार, हमारे पड़ोसी के विचार, हमारे जो इस पड़ोसी के विचार, हमारे मामा का विचार एक जैसा हो, तो ऐसे ही तार सप्तक में जो 7 कवि थे, वो क्या था, उनका एक समूह था जिनकी एक ही विचारधारा के ये लोग थे। ठीक है ना। और एक बात और याद रखिएगा, तार सप्तक के कवि को जो है अज्ञेय ने क्या कहा था? राहों के अन्वेषी बोला था। राहों के अन्वेषी इन्होंने कहा था तार सप्तक के जो कवि थे उनको लेकर। ठीक है ना। डन। प्रथम जो हुआ था, 4 तार सप्तक अभी प्रकाशित हुआ, प्रथम हुआ 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, और चौथा जो हुआ है 1979 में है। डन सभी को? बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन दिया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, मोहनदास नैमिषराय की है, जयशंकर करदम की है, और शिवराज सिंह बेचैन की है। सभी लोग बताएंगे। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। और भाई वीडियो को आप सभी से मैं कहूंगी कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो आप थोड़ा सा कर ही सकते हैं। आप सभी वीडियो को, जो आपके पास ग्रुप है, आपके जो भी दोस्त हैं, आप सभी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए। बिल्कुल सही। राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, मोहनदास नैमिषराय। ठीक है। अपने अपने पिंजरा की आत्मकथा है, और इसके बारे में याद रखिएगा, ये पहली दलित आत्मकथा कथा है। मतलब कभी भी आपसे पूछा जाए हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है, तो यही है। ठीक है। पहली दलित आत्मकथा। डन सभी को? क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी? और जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। कभी भी ये भी पूछा जाए जूठन किसकी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इदनमम बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। किसकी रचना है? ममता कालिया की है, मन्नू भंडारी की है, चित्रा मृदुल का है, मैत्रेयी पुष्पा का है। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, ये इदननम की बात करें तो ये किसकी रचना है? ये आपके मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनकी रचना। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये एक उपन्यास है, ये भी याद रखिए, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो ये एक उपन्यास है। और इसके अलावा इनकी अगर हम अन्य उपासना मतलब उपन्यास की बात करते हैं, तो एक है स्मृति दंस। ठीक है। स्मृति दंस किसकी है? तो भी इनकी है। बेतवा बहती ही, बेतवा जो है वो बहती रही किसकी है? तो इन्हीं की है। ठीक है। चाक किसकी है? इन्हीं की है। आत्मा कबूतरी किसकी है? कभी भी पूछा जाए तो इन्हीं की ये भी क्या है? रचना है। डन सभी का? चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट जी का है? 100 अजान और एक सुजान, ध्रुत रसिक लाल, निसहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न? सभी लोग बताएंगे। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, कौन सी इनकी है?
100 अजान एक सुजान, ठीक है, यही तो है इनका एक उपन्यास है। और इसके अलावा एक उपन्यास इनका और बहुत इंपॉर्टेंट है, नूतन ब्रह्मचारी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी आपसे पूछा जाए नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है, तो इन्हीं बालकृष्ण भट्ट जी का ही उपन्यास है, ठीक है। डन डन सभी का। और रहस्य कथा इनका अपूर्ण उपन्यास है, ये भी याद रखिएगा, रहस्य कथा ये इनका क्या है, ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट का अपूर्ण उपन्यास, तो यही बताएंगे। और इनकी एक पत्रिका बहुत फेमस है, हिंदी प्रदीप, बहुत पूछा जाता है। हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका, जो कि 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तो इन्हीं बालकृष्ण भट्ट जी का है। डन सभी का, क्लियर हुआ, डन सभी का। और श्यामा स्वप्न किसका है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह जी का, ठीक है। ये किसका है, ये ठाकुर जगमोहन सिंह जी का है, ठीक है। निसहाय हिंदू पूछा जाए तो राधा कृष्ण दास जी का है, राधा कृष्ण दास जी का, ठीक है। ध्रुत रसिक लाल अगर पूछा जाए तो ये किसका है, ये जो है आपका मेहता लज्जा राम शर्मा का है, मेहता लज्जा राम शर्मा का है। डन ना, क्लियर तो हो रहा है ना बेटा। देखिए ये लिटरेचर है, लिटरेचर को मैंने आप सभी से कहा है कि कभी भी आप इनको रट कर नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये सारी चीजें तैयार होगी आप सभी का। तो इसमें भी मत इससे परेशान होइए कैसे याद होगा क्या होगा, कुछ नहीं, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे ना अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, तो आप सभी देख रहे हैं ना लिटरेचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है आप सभी के एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि को दो विस्तृत और अलग विरोधी वातावरण में समेटने के लिए दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषणों तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि के शिवों को क्या करना, को एक ही मंच पर रखना, ठीक है। कौन सा है इसमें, बताइए जल्दी से। गोदान उपन्यास में क्या कसावट रह गई है, हाँ देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि को दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण में समेटने के लिए ये जो है इसमें कसावट की कमी रह गई है। और कभी भी आपसे पूछा जाए गोदान कब प्रकाशित हुआ था मुंशी प्रेमचंद की, तो 1935 ईस्वी में, ठीक है ना। और इसे क्या है, इसे जो है डॉक्टर नगेंद्र ने क्या बोला था गोदान को लेकर, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, ग्रामीण जीवन और किसी संस्कृति का महाकाव्य, ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का, कृषि संस्कृति का महाकाव्य, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो कौन सा बताएंगे बेटा, अगर आप सभी से पूछा जाता है बताइए जल्दी से। मंगल सूत्र, ठीक है, याद रखिएगा मंगल सूत्र है, जिसे पूर्ण किसने किया था, तो याद रखिएगा इनके पुत्र ने पूर्ण किया था, किसने, अमृत राय ने, ठीक है। अमृत राय ने इन्हें क्या किया था, पूर्ण किया था, ये इनका अधूरा उपन्यास था। और हिंदी में रचित सर्वप्रथम उपन्यास इनका कौन सा था, हिंदी में रचित सर्वप्रथम उपन्यास कौन सा था, तो बताइए जल्दी से, देखते हैं कितने लोगों को पता है, कौन सा था, कायाकल्प, ठीक है, क्या था, कायाकल्प। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा था, प्रथम उपन्यास अगर बेटा आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा सेवा सदन, ठीक है ना, सेवा सदन इनका प्रथम उपन्यास है। डन सभी को। अगला बताइए, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बाबरी, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। हाँ, कौन सी अपेक्षा जो है छंदों में विविधता, हाँ रामचंद्रिका, ठीक है, रामचंद्रिका जो कि राम के चरित्र पर आधारित है, ठीक है, राम के चरित्र पर जो है ये आधारित है। और ये इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1601 ईस्वी में, ठीक है। और यही है उनकी जो छंदों की विविधता में भटक गई सी क्या जो है ये लगती है। डन सभी को।
चलिए अगला बताइए, विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा द्रस रस निष्पत्ति सूत्र किसका है? भरत मुनि का है, कुंतक का है, वामन का है, क्षेमेंद्र का है? विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, किसने बोला था? यस, भरत मुनि ने। ठीक है ना। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने किया था, तो भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि ने किया था। इनकी कौन सी रचना में इन्होंने किया था? तो कौन सी रचना थी? नाट्य शास्त्र। ठीक है, कौन सी रचना थी? नाट्य शास्त्र में किया था इन्होंने। लेकिन बच्चा कभी भी आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, अगर आपसे पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा इनके अनुसार रसों की संख्या 8 बताया था। किस रस को इन्होंने रस नहीं माना था? तो शांत रस को। डन, सभी को क्लियर हो रहा है। लेकिन सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए कि रसों की संख्या, सिर्फ अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा कितना? 9 रस होते हैं। ठीक है, 9 रस हैं, जिसमें जो है शांत रस को बाद में काव्य में स्वीकार किसने किया था? आचार्य अभिनव गुप्त ने किया था। नौ मोडपि शांतो रसा कहकर इन्होंने रस को काव्य में स्वीकार किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक काल में रसों की संख्या, देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आधुनिक काल में पूछा जाएगा तो बेटा 11 बताएंगे। आपका जो 10वां रस है, 9 तो शांत रस हो गया, 10वां जो है वो हमारा वात्सल्य रस है। वात्सल्य, जिसे काव्य में किसने स्वीकार किया था? पंडित विश्वनाथ ने। ठीक है, किसने? पंडित विश्वनाथ ने स्वीकार किया था। और जो आपका 11वां रस है वो कौन सा है? वो भक्ति रस है। ठीक है, भक्ति रस, जिसे काव्य में किसने स्वीकार किया था? भानुदत्त और गोस्वामी ने। ठीक है, भानुदत्त और गोस्वामी ने। डन, सभी को सारे पॉइंट सबको क्लियर हो गए। तो ये थे आपके कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे, क्योंकि हम लोग एक सेशन में नहीं करवा सकते थे मैं आपसे, इसलिए 2 सेशन में ये आपका पेपर होगा। 15 नंबर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और 15 नंबर अगली की क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप सभी जरूर से जरूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा कि मैम अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी। पसंद आए तो लाइक वाइक भी कर दीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर, एग्जाम हंट करके टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक भी उसका है। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको इसके नोट्स जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे आपके साथ और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। थैंक यू बेटा लोग, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कहीं पे कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप सभी जरूर पूछिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।